वेलकम बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज है 16 तारीख और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सब हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं कल इंडिपेंडेंस डे के दिन एक स्पीच दिए थे। उसके दौरान उन्होंने बताया कि कंट्री जो है वो दो चैलेंजेस फेस कर रही है अभी। पहला चैलेंज है करप्शन और दूसरा है नेपोटिज्म। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो 76th इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट हो रहा था कल, उसके दौरान रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मतलब इस चीज़ को एड्रेस करते हुए बताया कि इंडिया जो है ये दो प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। हम लोग करप्शन के बारे में तो जानते हैं कि करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है? तो नेपोटिज्म का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे पोस्ट पे है तो वो उस पोस्ट पे आगे करने के लिए अपने ही फैमिली मेम्बर को आगे करता है, किसी और को चांसेस नहीं देता है। वो सारा अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने कोई जानने वाले को ही देता है। तो इस चीज़ को हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं, जो कि जिसका मतलब हुआ कि वो किसी और को चांसेस नहीं देता, किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, अपने ही लोगों को आगे रखता है। तो इसी चीज़ के बारे में जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये दो प्रॉब्लम के बारे में बताया था। उसके बाद और कुछ जानने के लिए नहीं है इस आर्टिकल में, उन्होंने इतना ही स्टेटमेंट दिया। और उन्होंने ये भी बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये भी बोला कि उन्होंने पंच प्राण जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। जो 5 रिजॉल्व्स जो उन्होंने लिया था उसके बारे में बताया। तो वो जो है 2047 तक वो फुलफ़िल करने वाले हैं। उसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से बताया। क्या था 5 प्लेग? तो 5 प्लेग ये था कि वो जो है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके बाद जो है इंडिया का जो यूनिटी है उसको स्ट्रेंथ करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स देखने को आ रही है इंडिया में वो सबको हटाएंगे। उसके बाद ऑनेस्टी से अपना ड्यूटी जो है उसको भी निभाएंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने स्पीच के दौरान बोला था। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला कि इंडिया जो है वो उसका माइंडसेट कम्प्लीटली थोड़ा चेंज होना चाहिए और उसका माइंडसेट जो है वो थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो और काराबख। ठीक है, तो नागोर्नो और काराबख के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग बहुत पहले पढ़े थे इसके बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग जो ये आर्टिकल दोबारा से पब्लिश हुआ है। तो ये क्या आर्टिकल है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है अभी लड़ाई चल रहा है। किस चीज़ को लेकर लड़ाई चल रहा है? तो लड़ाई चल रहा है नागोर्नो काराबख को लेकर के। ठीक है, नागोर्नो काराबख को लेकर जो है वो, तो ये जो नागोर्नो काराबख है वो क्या है? तो ये एक रीजन है ये दोनों कंट्री के बीच में, जिसको लेकर के ये दोनों के बीच में बहुत काफ़ी टाइम से जो है क्लैशेस चल रहा है। तो रिसेंटली जो है ये न्यूज़ में भी रहा है इसी कारण से, क्योंकि अजरबैजान जो है और ये अजरबैजान और अर्मेनिया जो है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद कर रही है। तो पूरा स्टोरी क्या है तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें जो है ये डायग्राम देखना होगा। यहाँ पे अजरबैजान है और इधर अर्मेनिया है। इसके बीच में जो है यहाँ पे इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में जो है जिस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो देश है। ठीक है, यहाँ पे है नागोर्नो काराबख। इसी को लेकर के अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है वो लड़ाई चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में क्या है? कैस्पियन सी है। ठीक है, तो इसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। क्यों विवाद चल रहा है? तो हमें पता है कि ये सारा जो कंट्री है पहले यूएसएसआर का पार्ट था। ये सारा कंट्री पहले यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में जो था यूएसएसआर टूटता है और 15 देश निकल के आते हैं। इस 15 देश में ही अर्मेनिया अजरबैजान है और उसके बाद ये बीच का जो नागोर्नो काराबख है वो है। नागोर्नो काराबख जो है इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको ये दोनों कंट्री जो है वो मतलब लेना चाहती है। अजरबैजान का ही ये एक तरीके से पार्ट है अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो।
ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पार्टिकुलर एरिया जो है वो अज़रबैजान से ही बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जो है अर्मेनिया के लोग रहते हैं, तो अर्मेनिया को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो जितने भी लोग हैं जो मतलब कि हाईली पॉपुलेटेड जो पीपल हैं वो जो है वो मतलब कि अर्मेनिया के हैं, तो वो अर्मेनिया को ही मतलब सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अब जो है लेकिन ये जो नगोर्नो और काराबख है वो नहीं चाहता कि ये दोनों में से किसी देश के अंडर में वो रहे। वो चाहता है कि वो अलग से ही उसको हिस्सा मिल जाए। वो ना अर्मेनिया के साथ रहना चाहता है, ना ही अज़रबैजान के साथ रहना चाहता है। वो और भी अदर कंट्री जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया। तो ये सारे कंट्रीज भी जो हैं वो इसमें इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, तो क्या होता है कि टर्की का अगर हम लोग बात करें तो टर्की जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट करती है। अज़रबैजान को इसलिए सपोर्ट करती है कि टर्की जो है वो पहले एक ओटोमन एम्पायर था, तो वो चाहता है कि वो वापस से जो है वो ओटोमन एम्पायर जो है वो बन जाए। तो उसके लिए वो अज़रबैजान को सपोर्ट करता है कि उसके साथ मिल करके वो ओटोमन एम्पायर जो है वो वापस से बना सके। देखिए ऐसा है ओटोमन एम्पायर, तो उसको वापस इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। फिर साउथ अरेबिया का बात करें तो साउथ अरेबिया जो है वो हमेशा टर्की को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि टर्की जो है वो ओटोमन एम्पायर का मतलब इस्टेब्लिशमेंट करे। ऐसा इसीलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया जो था वही वो एक ऐसा था जो वहाँ का जो किंग था सऊदी अरेबिया का, वही जो था वो ब्रिटिशर को बोला था कि ये जो ओटोमन एम्पायर है उसको तोड़ देना चाहिए। तो इसी के कारण से ये दोनों के बीच में हमेशा विवाद चलते रहता है, सऊदी अरेबिया और टर्की। तो टर्की को रोकना चाहता है ये। नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल जो है वो भी मतलब कि वो और उसका मतलब इजराइल और ईरान का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो उसके कारण जो है वो ये सब मतलब कि सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को। तो सबका अपना अपना रीजन है, सब अपने अपने ये के लिए जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल सपोर्ट कर रहा है ताकि उसको जो है वो रास्ता मिल जाए, क्योंकि ईरान के बगल में ही है अज़रबैजान। तो वो चाहता है कि इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ईरान और इजराइल के बीच में तो वो ईरान के अगेंस्ट वहाँ पे बैठ करके मतलब हमला कर सके या फिर कुछ रणनीति बना सके। तो ये एक तरह का मतलब कि फ़ायदा हो गया इजराइल के लिए। तो जितना भी रीजन है वो अपना अपना फ़ायदा देख रहा है इसके लिए। कोई भी है जो बिना मतलब का नहीं सपोर्ट कर रहा है। टर्की भी अपना देख रहा है, ये सऊदी अरेबिया भी अपना देख रहा है, और इजराइल भी जो है वो अपना फ़ायदा देख रहा है इसमें। अब ये जो रीजन है इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ये जो रीजन है तो ये रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि अज़रबैजान का अगर हम लोग बात करें तो इस रीजन में एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है और गैस सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो पाइप है वो कहाँ से निकलता है, तो ये पाइप जो है वो नगोर्नो काराबख से होते हुए जाता है सारे देश में। तो अगर अज़रबैजान मतलब कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पाइप जो है वो इस बॉर्डर से निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कि देखो ऐसे जो है यहाँ से निकलते हुए दूसरे देशों में जाता है। अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम आएगी और जो है निकालने में बनेगा ही नहीं, और सारे देश को जो है वो ये फेस करना पड़ेगा, गैस सप्लाई जो हो रहा है उसका लैग फेस करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ऑलरेडी बहुत सारी जो ये है कंट्री है वो सफ़र कर रही है, तो फिर से सफ़र नहीं करना चाहती, इसीलिए चाहती है कि ये लड़ाई जो है वो जल्दी ही बंद हो जाए। अगर हम लोग इंडिया के ये में बात करें तो इंडिया जो है वो अर्मेनिया का भी फ्रेंड है और अज़रबैजान को भी सपोर्ट करता है। ऐसा इसीलिए कि अर्मेनिया के साथ उसका फ्रेंडशिप है। कोऑपरेशन ट्रीटी जो है उन्होंने साइन किया था 1995 में, इंडिया ने साइन किया था अर्मेनिया के साथ। तो इस हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है अर्मेनिया के साथ। अब अज़रबैजान की बात करें तो अज़रबैजान के साथ भी इसका बहुत अच्छा दोस्ती इसलिए है क्योंकि ये जो है वो फॉल करता है अंडर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट रूट। तो इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट रूट जो है ये है, इसके अंडर में जो है अज़रबैजान जो है वो फॉल करता है। ये जो अज़रबैजान है वो यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है।
यहाँ पे जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये रूट निकल करके रशिया तक जाती है। अगर अजरबैजान से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया जो है वो रशिया तक सप्लाई नहीं कर पाएगी, कोई ये जो चेन है वो टूट जाएगा। तो इसके कारण इंडिया जो है इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो है कनेक्ट करता है इंडिया को रशिया से थ्रू सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से जो है वो कनेक्ट करता है इसको, तो इसलिए इंडिया जो है इसको सपोर्ट करती है। बहुत ज़रूरी हो जाता है इंडिया को ये दोनों देशों से जो है दोस्ती बना के रखने का। तो इंडिया ना मतलब कि एक तरीके से ना इसको ज़्यादा सपोर्ट करती है, ना आर्मेनिया को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ना अजरबैजान को सपोर्ट करती है, न्यूट्रल है। तो अभी वैसा कुछ स्टेटमेंट इंडिया का नहीं आया। तो हम लोगों ने जितना भी इसका जो डिटेलिंग कॉन्फ्लिक्ट था हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या आखिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है आखिर क्या है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है एक जगह को लेकर चल रही है जिसका नाम है नागोर्नो काराबख। नागोर्नो काराबख जो है एक ऐसा प्लेस है जो दोनों देशों को फ़ायदा दे सकता है, इसीलिए ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है इंडिया गिव्स ड्रोनियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका जो है वहाँ पे क्या हुआ। तो श्रीलंका में क्या हुआ ये एक और न्यूज़ है। तो एक कंट्रोवर्शियल विजिट हुआ था चाइना वेसल्स का। हम्बनतोता जो है यहाँ पे हम्बनतोता जो है श्रीलंका में, वहाँ पर चाइना का जो है विजिट हुआ था। ये इंडिया जो है वो नहीं चाहती थी कि चाइना का जो वेसल है वो आए यहाँ पे श्रीलंका में, बट चाइना का जो वेसल है वो श्रीलंका में आ गया। श्रीलंका जो है वो लास्ट मोमेंट पे ही अपना जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर लिया। वो पहले से बोल रहा था इंडिया को कि वो नहीं अलाउ करेगा, बट चाइना के फोर्स करने पे श्रीलंका ने अलाउ कर दिया। अब जो है इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा खतरे की बात हो गई, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पर बैठ करके हमारे ऊपर मतलब इंडिया के ऊपर जो है वो नज़र रखेगा। उसका कुछ मकसद है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। तो ये जो वेसल है हमारे लिए मतलब कि एक ख़तरनाक चीज़ है। आखिर क्यों ये वेसल आया है, आखिर इसका मकसद क्या है, तो इसके रिगार्डिंग जो है इंडिया थोड़ी मतलब कि वरीड है। तो ये एक स्ट्रेस की बात हो जाती है हमारे लिए। अब जो है क्या हुआ कि श्रीलंका को इंडिया जो है उन्होंने गिफ्ट किया है क्या, ड्रोनियर एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को इंडिया के तरफ से जो है वो दिया गया है। और भी आने वाले दिनों में एक दो और एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को दिया जाएगा इंडिया के द्वारा। अब जो है ये सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका इन्हांस्ड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशंस। तो ये दोनों जो है वो आपस का रिलेशनशिप जो है वो ठीक करने में ही हमेशा लगे रहते हैं। इंडिया जो है वो हमेशा चाहती है कि रिलेशनशिप जो है नेबरिंग कंट्री के साथ ठीक रहे, इसलिए उन्होंने ड्रोनियर 228 जो है वो गिफ्ट किया है। तो इंडिया का लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कॉज में, मतलब कि ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन बनाना है इसमें इंडिया का जो है ये लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ड्रोनियर 228 जो है वो इंडिया के तरफ से श्रीलंका को गिफ्ट किया है। मंडे को ये सब होने के बाद चाइना स्पेस सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स का आने के बाद श्रीलंका में, उसके बाद भी ये सब करना बहुत ही मतलब बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक तरह का रिलेशनशिप ख़राब होने वाली बात थी, बट फिर भी इंडिया ने जो है वो गिफ्ट किया ये सब चीज़ को साइड रखते हुए। तो ये एक अच्छी बात है। अब जो है इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा वहाँ के लोगों को और इंडिया को भी बेनिफिट होगा कि जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो ये जो था ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ड्रोनियर एयरक्राफ्ट जो कि श्रीलंका को दिया गया। ये हम लोग अपने राइटिंग जो भी लिखेंगे एग्जाम में उसमें ऐड कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो तालिबान मार्क्स टर्बुलेंट फर्स्ट ईयर इन पावर। तो तालिबान जो है तालिबान का हम लोग को लड़ाई पता है कि तालिबान जो है वो काफ़ी मतलब कि पिछले साल 1 साल हो गया है जब तालिबान जो है वो काबुल पे अपना मतलब कि कब्जा कर लिया था, उसका 1 साल हो गया। काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल।
तो एनिवर्सरी हो गया ये लोगों का कि ये अफ़गानिस्तान पे कब्जा करने का, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ते हैं। तालिबान जो है वो कैप्चर किया था काबुल को अगस्त 15, 2021 में, ठीक है। तो तालिबान जो है वो कब कैप्चर किया था, तो अगस्त 15, 2021 में। अभी 2022 चल रहा है और कल अगस्त 15 था, तो ये इसको 1 साल हो गया। तो उसी का एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेशन कर रहा है अफ़गानिस्तान। तो पहले जो है अफ़गानिस्तान 20 साल से अफ़गानिस्तान जो है इसको मतलब अफ़गानिस्तान जो है वो अंडर था किसके, यूएस के अंडर में था। 9/11 अटैक हुआ था, तो उसके बाद से ही जो था यूएस उसको संभाल रहा था। लेकिन 2021 में क्या हुआ, यूएस जो है अपना हाथ पीछे खींच लेता है, तो जिसके कारण जो है तालिबान को मौका मिल जाता है कि वो वापस से अफ़गानिस्तान पे हमला कर सके और अफ़गानिस्तान को जो है वो लूट सके। तो यही सब हुआ और अफ़गानिस्तान जो है वो अब पूरे कंट्रोल में आ चुकी है तालिबान के, और तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान को चला रहे हैं और यूएस जो है वो अपना पीछे चला गया। यूएस जो है अब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। तो तालिबान में पहले जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, लेकिन अब क्या हुआ है, तालिबान के आने के बाद जो अफ़गानिस्तान है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। वहाँ की जो महिलाएं वगैरह वुमेन्स है वो लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 1 साल हो गया है ये तालिबान को ये अफ़गानिस्तान पे कब्जा किए हुए, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैनल मूव्स डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रन इनटू एडॉप्टेशन एमिट। तो ये जो आर्टिकल है इसमें क्या दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल जो है इसमें दिया हुआ है कि हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं, जो मिलियंस ऑफ पेरेंट्स हैं जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो अवेलेबल हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं जो अडॉप्शन के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन बहुत कम है लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि उनके घर में बच्चा आए, बट बच्चा ही कम है, तो कैसे आएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट में एक पैनल बैठा जो कि रिकमेंड किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे करने के लिए, ताकि जो है आइडेंटिफाई कर सके कि कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे मतलब कि गोद लेने के लिए और बच्चे हैं कि नहीं। तो ऐसा पैनल के थ्रू जो है रिकमेंड किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे के लिए। एक रिपोर्ट आया है रिसेंटली जिसका नाम है रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शंस लॉ इन पार्लियामेंट बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो पार्लियामेंट में रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल के द्वारा। तो उसमें बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है ट्रू पिक्चर मतलब कि सही नंबर पता चले जितने भी चिल्ड्रन अवेलेबल हैं अडॉप्ट करने के लिए और जितने भी चिल्ड्रन नहीं अवेलेबल है अडॉप्ट करने के लिए, ताकि हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स ले सकें। उसके बाद जो है तो ये जो रेगुलर बेसिस पे जो है अपडेट रहना इसके रिगार्डिंग ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नंबर्स ऑफ़ पीपल जो भी अडॉप्ट करने चाहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन और बच्चे जो है वो कमते जा रहे हैं। तो इसी के लिए जो है वो एक सजेशन दिया गया है कि मंथली मीटिंग होना चाहिए जिसको चेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि ऑर्फन एंड अबंडेंट चिल्ड्रन जो है वो मिल सकें। जितने भी स्ट्रीट पे बेगिंग मतलब जो भीख मांगते रहते हैं स्ट्रीट पे, जो भी बच्चे छोटे छोटे जो मांगते रहते हैं, तो श्योर किया जाए कि वो सब चिल्ड्रन भी जो हैं वो सबको भी यहाँ लाया जाए और उनको भी जो है वो माता पिता मिले, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें एक रिपोर्ट के बारे में भी दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 27,939 जो है पेरेंट्स जो है वो रजिस्टर कर चुकी हैं चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में एज ए दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 में एक रिपोर्ट आया था, उसी के ये से हम लोग को पता चलता है कि ये 27,939 जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रजिस्टर कर चुका है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में। कितने लोगों ने जो है वो बच्चे को अडॉप्ट किया है। 2017 में 18,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। तो उस हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये नंबर जो रिपोर्ट है ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 18,000 से लेकर के
67,939 तक जो है ये नंबर इंक्रीज हुआ है। तो कंपैरिजन अगर करें हम लोग तो 6,996 जो है वो बढ़ा है ये इतने सालों में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो एक कंसर्न की बात ये हो जाती है कि बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं और लोगों को बच्चे जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो बच्चे का होना ज़रूरी है। तो अडॉप्शन के लिए द वेटिंग टाइम फॉर द अडॉप्शन टू हैज़ इंक्रीज। तो वेटिंग टाइम जो अडॉप्शन के लिए होता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। 3 ईयर फ्रॉम, मतलब 1 ही साल है अभी, ठीक है। अडॉप्शन का जो टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, वो अभी 1 साल है, तो उसको बढ़ा करके 3 साल कर देना चाहिए। और द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन 2021 एंड 2022 वाज ओनली 3,175। तो अगर हम टोटल नंबर बात करें 2021 और 2022 का, तो उस टाइम पे 3,175 ही बच्चे जो थे उनको अडॉप्ट किया गया। तो ये सब जो है वो डेटा दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये एक डेटा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग अपने राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे ये हेल्थ के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ा। अभी हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए हैं 15 अगस्त को। तो उसी के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे स्टेट जो है वो हेल्थ के मामले में पीछे भी है, बहुत सारे स्टेट जो है वो हेल्थ के मामले में आगे भी है। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट जो है, स्पेशली केरला जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हेल्थ के मामले में बाकी सारे स्टेट से। यूनियन टेरिटरी भी जो है वो अच्छा परफॉर्म किया सारे बड़े बड़े स्टेट्स से अगर कंपैरिजन करें तो। फिर द ईस्टर्न एंड सेंट्रल एंड सम नॉर्दर्न स्टेट जो है, स्पेशली मध्य प्रदेश जो है वो सब पीछे रह गया है। अगर हम लोग देखें कंपैरिजन करके तो ये सारा स्टेट जो है वो बहुत पीछे रह गया है। रीजन जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है। तो बाकी सब जो है वो आगे निकल चुका है हेल्थ के मामले में। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो दिया हुआ है ये न्यूज़, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का अगर हम लोग बात करें तो कितने साल तक लोग जीते हैं, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो अभी जो है वो पहले क्या था कि 72.9 था, ठीक है, एंड 75.2 ड्यूरिंग द अर्ली 90s। तो अभी जो है वो 72.9 जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और पहले जो था वो 75.2 था लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1990s में। तो ये जो है मतलब कि सॉरी ऐसा नहीं है, मतलब 72.9 जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1990 में था और 75.2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 2013 एंड 17 में है अभी। तो ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो इंक्रीज हुआ है विद द टाइम। केरला जो है वो ऐसे स्टेट बना है जिसका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे हाईएस्ट है और मध्य प्रदेश जो है वो लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, तो केरला हो जाता है, और किसका लो है तो वो हो जाता है मध्य प्रदेश। अगर 1991-95 पीरियड का बात करें तब का ये बात है। वेदर एज यूपी जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 65 में है 2013 और 17 पीरियड का अगर हम लोग बात करें तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट एन इंडिविजुअल इज लाइकली टू लिव। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एवरेज नंबर होता है जो कि हम लोग ये कर लेते हैं कि उतने साल तक वो पर्सन जो है वो ज़िंदा रहेगा। तो उस चीज़ को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इतने दिन तक ये इंसान जो है वो ज़िंदा रहेगा। तो इसी के बारे में जो है ये डेटा दिया हुआ है। अब हम 2004 का हम लोग बात करें तो केरला जो है वो लोवेस्ट इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट था। अब 2018 का बात करें तो नागालैंड जो था वो सबसे लोवेस्ट इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट था। फिर मध्य प्रदेश आया, फिर बॉटम लिस्ट में जो था 2018 में जो है वो मध्य प्रदेश रहा। तो ये सब जो है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद IMR क्या है, तो IMR है कि नंबर ऑफ़ इन्फेंट डाइंग बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे। तो जितना भी बच्चे मर रहे हैं अपने 1 साल पूरे होने से पहले, जितने भी बच्चे मर रहे हैं पर 1000 लाइफ बर्थ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं IMR, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट।
तो उसी के बारे में ये डेटा दिया हुआ था। उसके बाद अनवेड चिल्ड्रन का अगर हम लोग बात करें तो कंपेयर टू 53.4% इन 1992-93 मोर देन 30% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर अनवेड। तो अगर हम 1992-93 का बात करें तो मोर देन 30% जो चिल्ड्रन थे जो कि 5 साल के से कम 5 साल के अंडर में आते हैं, वो लोगों का वेट जो था वो अंडर वेट था, मतलब वेट जो था इंडिया में अंडर वेट था। तो ये जो है अगर हम लोग बात करें कंपेयर करें तो 2019 और 21 से कंपेयर करें तो 30% जो चिल्ड्रन हैं उसका जो एज जो है वो 5 ईयर ही है और उनका वेट जो है वो अंडर वेट है। बिहार हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन। तो बिहार का जो है वो हाईएस्ट शेयर ऑफ अंडर वेट है, ठीक है, इस चीज़ में 1992 में एज वेल एज 2019 एंड 21। 2019 और 21 में भी हाईएस्ट है और 2092-93 का भी देखें तो हाईएस्ट है। मिजोरम जो है वो शेयर करता है अंडर वेट चिल्ड्रन वॉज 28.1%। तो मिजोरम जो है वो 28.1% जो है वैसा बच्चा वहाँ से बिलोंग करता है जो अंडर वेट है, और 12.7% 2019 और 21 में अब जो है वो मिजोरम इतना बच्चा जो अंडर वेट है वो वहाँ से बिलोंग करता है। तो थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिला है, मतलब कम हुआ है थोड़ा सा। तो ये भी जो है वो लोवेस्ट शेयर अब करता है, ठीक है, इस चीज़ में अंडर वेट चिल्ड्रंस में। तो उसी के बारे में ये जो डेटा है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने राइटिंग में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। वैक्सीनेशन के बारे में भी कुछ इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि अगर हम लोग कंपेयर करें चिल्ड्रंस कम तो 35.4% ऑफ चिल्ड्रन एज 12 और 23 मंथ्स हु वेयर फुल्ली वैक्सीनेटेड इन इंडिया। तो इन 1992-93 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 35.4% जो चिल्ड्रन है जिसका एज जो है वो 12 से लेकर 23 साल तक है वो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है। तो और मोर देन 75% ऑफ चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप विल फुली। तो 2019-21 में जो है वो ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो वैक्सीनेट हुई है, जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादा वैक्सीनेटेड हुए हैं 2019-21 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये सब चीज़ जो है वो दिया हुआ है। गोवा जो है वो हाईएस्ट वैक्सीनेटेड कवरेज है, मतलब गोवा में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड किया गया है। फिर उड़ीसा आ जाती है, फिर नागालैंड जो है वो सबसे लोवेस्ट शेयर करता है, अभी भी करता है 2019-21 में भी 57.9%। तो सबसे लोवेस्ट जो है वैक्सीनेशन वो नागालैंड में होता है। तो ये जो था एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज का जितना भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था हम लोगों ने कवर कर लिया। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।